बुरी आदतें जो सीधा बीमारी का कारण बन जाती है। कभी 11 बजे सुबह खाया जा रहा है, कभी भोजन 3 बजे खाया जा रहा है, कभी दिन में 4 बार खाया जा रहा है, कभी पूरा दिन ही उपलब्ध नहीं है भोजन, या हम खाना खा रहे हैं साथ में फोन देख रहे हैं, या हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसी कौन सी 5 हेल्दी चीजें हैं जो हर इंसान को खानी चाहिए? जैसे आंवला, जैसे जौ, जैसे मूंग की दाल, जैसे मुनक्का। फल में जैसे काफी लोगों का ऐसा कहना है कि एप्पल खाना चाहिए मॉर्निंग एप्पल में। को आयुर्वेद में कोई ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी हुई है। नारियल को भी नहीं है? नहीं है। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है फलों के अंदर आंवला को, अनार को। अलग अलग ग्रंथ का टेक्स्ट है, एक ग्रंथ आंवला को बढ़िया मानता है, एक ग्रंथ अनार को बढ़िया मानता है। कौन सी चीजें खाने से नहीं खाने से जो हमारे लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, या लीवर खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं? लीवर अकेला नहीं खराब होता है, लीवर खराब होने से हार्ट भी खराब होता है, हड्डियां भी खराब होती है, किडनी भी खराब होती है। अगर किसी को बुखार भी आ रहा है तो लीवर गड़बड़ है। किसी को ज्वर है और उसको कम खाने को दो, जैसे केवल चावल का पानी पिला दो मांड। ये काफी डॉक्टर्स तो ऐसा कहते हैं कि इनको हेल्दी खाना दो, जूस दो, लिक्विड दो। जिनने अपने पेशेंट को, फीवर के पेशेंट को हेल्दी खाना दिया है, वो जीवन भर उनका पेशेंट रहा है। ये बिजनेस का पार्ट है। पीरियड्स एक परफेक्ट टाइम पे कोई कहता है कि डेट से पहले आनी चाहिए या डेट के बाद आनी चाहिए। वो 27 दिन से 35 दिन तक के गर्ल्स होती है जिनको पीसीओडी की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मेजर फैक्टर मेरे हिसाब से तो डिले मैरिज भी है। जो कपल्स है वो 2 से आगे बढ़ने नहीं चाह रहे, इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। जो लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है, इसमें सरकार भी जिम्मेदार है। ओके, मोटापा बढ़ने से पीसीओडी की तकलीफ भी हो जाती है? ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मोटापा पीसीओडी को सपोर्ट करता है, पीसीओडी मोटापा को सपोर्ट। इसको कैसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? इसके क्या उपाय है इसको ठीक करने? गुरु भोजन का सेवन ना किया जाए, जैसे चावल, गेहूं जो हम डेली खाते हैं, बाजरी और जौ खाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनपी जोधा पॉडकास्ट और आज हमारे साथ है एक ऐसे विशेषज्ञ जो बिना मशीनों के सिर्फ नाड़ी देखकर शरीर की स्थिति को समझ लेते हैं। डॉक्टर हेमंत पालीवाल, जिन्हें नाड़ी वेद और चिकित्सा के अंदर 10 साल से ज्यादा का अनुभव है, और आज हम जानेंगे कि नाड़ी देखकर बीमारी कैसे पहचानी जाती है और आयुर्वेद हमें आधुनिक लाइफस्टाइल में कैसे मदद करता है। सबसे बड़ी बीमारी है आज के टाइम में तनाव, डिप्रेशन। ये कितना हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है? पूरे शरीर को तोड़ देता है। ये क्यों तोड़ देता है? क्योंकि सभी तरह के रोग मन और शरीर दोनों पे असर करते हैं। तो जो डिप्रेशन, तनाव है, तो मन तो इन्वॉल्व है, शरीर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि गट जो है वो ब्रेन से इम्पैक्ट होती है। तो उसका प्रभाव पाचन पे भी आएगा। पाचन गड़बड़ होगा तो शरीर में एब्जॉर्प्शन कम होगा और आगे वाले शरीर के जो आवश्यक तत्व है वो कम मिलेंगे शरीर को। तो मांसपेशियां, हड्डियां सब कमजोर होगी। इवन डाइजेशन नहीं होने से बार बार जैसे किसी को डरा दिया जाए ना, तो जैसे कोई बच्चा है उसको डरा दिया जाने पे दस्तें लगने लगती है। तो डराया मतलब ब्रेन पे इम्पैक्ट होना चाहिए ना। दस्तें लग रही है वो फिजिकली कैसे शो हो रहा है, क्योंकि ब्रेन और गट का भी सीधा संबंध है। तो शरीर पे प्रभाव डालेगा ही डालेगा डिप्रेशन, तनाव आदि। शरीर वीक होगा या हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, थोड़े टाइम में कार्डियक डिसीज होगी। जैसे कोई लोग होते हैं जो अभी आजकल शेयर बाजार में बहुत उथल पुथल है, किसी के पैसे डूब गए तो वो सीधा हृदय रोगी हो जाता है। या हम कई बार सुनते हैं ना कि उसको ऐसा शॉक लगा कि उसको तो हार्ट अटैक आ गया। सुनते हैं ना, सोसाइटी में हो रही है ना ये चीजें। तो शरीर पे तो मनस पे काम करने वाली चीजों का सीधा प्रभाव होता है। हमारी जैसे कौन सी ऐसी आदतें हैं, बुरी आदतें जो सीधा बीमारी का कारण बन जाती है? बुरी आदतें जैसे आहार को ठीक से टाइम पे नहीं करना। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मैंने बताया कि कभी 11 बजे सुबह खाया जा रहा है, कभी भोजन 3 बजे खाया जा रहा है, कभी रात को 11 बजे खाया जा रहा है, कभी 7 बजे खाया जा रहा है, कभी दिन में 4 बार खाया जा रहा है, कभी पूरा दिन ही उपलब्ध नहीं है भोजन। तो हमारी यंत्र जैसी जिंदगी भी नहीं कह सकते हम। यंत्र में भी एक शेड्यूल होता है। हमने जब ऑन की है लाइट तो ऑन हुई है, अपने आप नहीं होती है। पर हमारे शरीर का कुछ पता ही नहीं है। हम कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, हमारा कोई शेड्यूल ही नहीं है। तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, मॉडर्न वाले भी मानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक असर डालती है। तो जब खाने का टाइम होता है तभी ठीक से भूख लगती है। अब जब टाइम ही नहीं है तो डाइजेस्टिव फायर जनरेट ही नहीं होगी, तो खाना पचाएगा कौन? या हम खाना खा रहे हैं, साथ में फोन देख रहे हैं, या हम अपना काम कर रहे हैं, या हम किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, तो हमारा खाने पे फोकस ही नहीं। ऐसी कौन सी 5 हेल्दी चीजें हैं जो हर इंसान को खानी चाहिए डेली रूटीन में? देखिए, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे प्रधान ग्रंथ मानते हैं चरक संहिता को। उसमें लिखा हुआ है दुग्ध घृत सेवनाभ्यासी रसायना नाम अग्रेयम। दुग्ध घृत का नित्य सेवन सभी तरह की ताकत देने वाली चीजों में बेस्ट है, पहली बात। फिर उसमें कुछ ऐसे द्रव्य लिखे हैं जो सदापथ्य हैं। सदापथ्य मतलब हमेशा खाने में फायदा ही करेंगे, जैसे आंवला, जैसे जौ, जैसे मूंग की दाल, जैसे मुनक्का। ठीक है, तो ये चीजें, सत्य वचन आदि और सदाचार आदि, ये भी चीजें उसमें नित्य सेवनीय। सदाचार का नित्य सेवन करना चाहिए, सत्य वचन का नित्य सेवन करना, इस तरह से वर्णन है।
तो अन्न में जौ का, और सब शाक आदि में जो अपने कुकुरबिटेसी फैमिली के जैसे कुष्मांड आदि है, और दाल में मुद्ग, मुद्ग मतलब मूंग की दाल, मूंग की दाल, और जो ड्राई फ्रूट है उसमें आपका द्राक्षा या मुनक्का, फलों में अनार, इस तरह से सदापथ्य के फल में जैसे काफी लोगों का ऐसा कहना है कि एप्पल खाना चाहिए मॉर्निंग एप्पल में। को आयुर्वेद में कोई ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी हुई है। नारियल को भी नहीं है? नहीं है, आयुर्वेद में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है फलों के अंदर आंवला को और अनार को। अलग अलग ग्रंथ का टेक्स्ट है, एक ग्रंथ आंवला को बढ़िया मानता है, एक ग्रंथ अनार को बढ़िया मानता है। डिप्रेशन जोन में जो चला जाता है, सिर्फ माइंड पर ही असर पड़ता है या बॉडी पे भी असर पड़ता है, या उसका इनर पार्ट में भी और कुछ असर पड़ता है डिप्रेशन से? तो डिप्रेशन एक रोग है। रोग को आयुर्वेद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ज्वर बोला हुआ है, मतलब मोटा मोटी सभी तरह के रोगों को आयुर्वेद में ज्वर कहा हुआ है। और ज्वर के बारे में शास्त्र में लिखा है कि ज्वरस्य प्रत्यात्मलिंगम संतापो देह मानस। ज्वर का मुख्य लक्षण है देह और मन दोनों में संताप पैदा करना, दोनों को डिस्टर्ब करना। मतलब जो भी रोग है वो शरीर को भी डिस्टर्ब करेगा, मन को भी डिस्टर्ब करेगा। मन मतलब चेतस, चेतस मतलब मस्तिष्क या ब्रेन। तो जो ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है वो शरीर पे क्यों नहीं इफेक्ट करेगा? जो शरीर को खराब कर रहा है वो ब्रेन को खराब करेगा, जो ब्रेन को खराब कर रहा है वो शरीर को खराब करेगा। जैसे उंगली दरवाजे के बीच में आ गई तो भी व्यक्ति का मूड खराब हो जाता है। अगर वो केवल फिजिकल एबनॉर्मेलिटी होती तो ब्रेन क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? मतलब ये है कि हमारी जो पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और उभयेंद्रिय मन, ये सब रोग से प्रभावित होते हैं। अगर उंगली दरवाजे के बीच में आई है तो भी दिमाग डिस्टर्ब होता है। किसी ने गाली बोल दी है तो भी हम कोई गलत जगह हम या तो कुछ गिरा देंगे या कुछ हम बिखेर देंगे। तो ब्रेन पे इम्पैक्ट होने पे भी शरीर इन्वॉल्व होता है, शरीर पे इम्पैक्ट होने पे भी ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इवन रजोगुण तमोगुण की वृद्धि भी इसमें होती है। जैसे किसी ने बुरा बोल दिया तो व्यक्ति में तामसिक प्रवृत्तियां भी पैदा होती है, या बुरा सुन लिया तो भी तामसिक प्रवृत्तियां पैदा हो रही है। तो हम शरीरज और मानस रोगों के साथ गुणात्मक त्रिगुण जो होता है सत्व तम, उसको भी आयुर्वेद का भाग मानते हैं। तो केवल शरीर और मानस ही रोग नहीं होते हैं, ये त्रिगुणों से भी प्रभावित होते हैं या त्रिगुण भी उनसे प्रभावित होते हैं। तो ये पूरा समझने के लिए मैंने आपको अभी बोला कि पक्ष में एक देशवाही, एक पंख का पक्षी जैसे नहीं उड़ सकता है, वैसे ही आयुर्वेद को समझने के लिए ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि पढ़ने चाहिए और पढ़ने पड़ेंगे। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आयुर्वेद समझेंगे भी नहीं। ज्योतिष और धर्मशास्त्र से रिलेटेड जैसे अभी आपने बोला कि इसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो इस जो आयुर्वेदिक की जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, इसमें ज्योतिष और संस्कृत का कितना पार्ट है जो इंक्लूडेड है? संस्कृत तो एकेडमिक स्टडी में शामिल है, पर ज्योतिष में ऐसा आदेश है शास्त्र में कि स्वर्ण प्राशन, जैसे आपने सुना होगा, काफी प्रसिद्ध द्रव्य है कि स्वर्ण प्राशन लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? पुष्य नक्षत्र में लेना चाहिए। अब पुष्य नक्षत्र में लेना चाहिए, शास्त्र में आदेश है। वैद्य जी को पता ही नहीं पुष्य नक्षत्र का मतलब क्या है, तो फिर वो कैसे पुष्य नक्षत्र में देगा? मान लो किसी पंडित जी से पूछ भी लिया तो उसका महत्व कैसे समझेगा? कई पैरामीटर है, हर एक औषधि को कब बनाना है, कब ग्रहण करना है, कब देना है, इसके भी पैरामीटर शास्त्र में तय है। अब कई लोग बोल देते हैं कि शास्त्र तो गडरियों की जीत है, जैसे आजकल मैक्स मूलर आदि कई वैज्ञानिकों ने भ्रांतियां फैलाई। और शास्त्र को आयुर्वेद की स्टडी में, आयुर्वेद शास्त्र के केवल चिकित्सीय पार्ट को पढ़ाया जाता है, दार्शनिक धरातल को नहीं पढ़ाया जाता है, ज्योतिषी धरातल को नहीं पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में जो ये प्रेत आदि बाधाएं हैं इसके बारे में वर्णन है, तंत्र आदि के भी प्रयोगों के वर्णन है, तंत्र नामक औषधियों के भी वर्णन है। मणि मंत्र, मणि मंत्र क्या? मणि अर्थात जो हाथों में पहनते हैं हम, कई बार नीलम पहन रहे हैं, कई बार हीरा। तो जो सेवनीय है उसके धारण करने से भी चिकित्सा होती है। जैसे शुक्र धातु का रोग है, शुक्र धातु का रोग है मतलब इनफर्टिलिटी, ठीक है, उसमें हीरा पहनने से लाभ हो सकता है। हीरे का सब्स्टिट्यूट व्याक्रांत पहनने से भी लाभ हो सकता है। और हीरा हम खिलाते भी हैं औषधि के रूप में। पिंड ब्रह्मांड न्याय से यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, वो देह में भी है। उसके हिसाब से जैसे कहीं सृष्टि में यूरेनियम आदि है तो वो शरीर में भी है, कहीं पे गोल्ड है प्रकृति में तो वो देह में भी है। वो ये अलग बात है कि वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है ना। जैसे प्रकृति में लोहा खूब है, शरीर में भी आयरन खूब है, हीमोग्लोबिन जिसको हम हीम पार्टिकल बोलते हैं, आयरन ही तो है। ब्रह्मांड में पानी खूब है तो देह में भी 70% हमारे वाटरी कंटेंट है। प्रकृति में कैल्शियम खूब है, हमारी हड्डियां भी कैल्शियम और फास्फोरस आदि की बनी हुई है। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में भी है, यही पिंड ब्रह्मांड न्याय है।
अब इस पंचतत्व। हाँ, पंच तत्व जिसको बोलते हैं ना, अब इसको अलग अलग देखना, प्रोटीन अलग देख रहे हैं, फैट अलग देख रहे हैं, कार्ब्स अलग देख रहे हैं, ऐसे इलाज नहीं होता है। आपको तो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है ना, तो पंच महाभूत के हिसाब से विचार करना पड़ेगा, है ना। और अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ये जो थ्योरी अगर सही होती, तो फिर इनके दिए हुए जो किसी कोई बाहर से सप्लीमेंट दे भी देता है, विटामिन और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, तो एक टाइम तक तो वो डोज ऑप्टिमम रहती है, बाद में वो अपने आप धीरे धीरे कम क्यों हो जाती है। जैसे किसी को विटामिन B12 कम है, मुझे कम है, मान लो, साइनोकोबालामिन, मेथिलकोबालामिन आदि दे दिए, इंजेक्टेबल फॉर्म में दे दिए, टैबलेट फॉर्म में दे दिए, तो एक टाइम तक तो वो सर्च करेगा विटामिन B12 और मुझे अच्छा भी फील होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो कम हो जाएगा और अगली बार आपको फिर लेना पड़ेगा। तो कितने दिन लोगे दवा। हम एक ही चीज है वो नियमित ले सकते हैं, वो है भोजन, है ना। भोजन अगर हम रेगुलर ले सकते हैं तो हमको भोजन पे फोकस करना चाहिए, ना कि दवाइयों। तो अब दवाइयों पे फोकस किया जा रहा है, भोजन पे फोकस नहीं है। और साइनोकोबालामिन कैसे बने शरीर में, मेथिलकोबालामिन कैसे बने शरीर में, अगर ये हमने किसी को पूछ लिया तो बोलेगा भाई वेजिटेरियंस को तो मिलता ही नहीं है। फिर हमारे महाराणा प्रताप आदि लड़े कैसे योद्धा बन के, अगर उनके विटामिन B12 कम रहता तो वो तो नॉनवेज नहीं खाते थे। सिसोदिया जो फैमिली है, हमने यही सुना है कि नॉनवेज और ड्रिंक नहीं करते, फिर वो कैसे लड़े युद्धों में, कैसे मुगलों को लड़ लड़ के हराया काफी वेजिटेरियन लोगों ने। उनके तो नहीं कम पड़ता था, हमारे क्यों कम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपकी जो आइडियोलॉजी वो रॉन्ग है, आप गलत तरीके से सोच रहे हो। आप डाइजेशन पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप सप्लीमेंट पे फोकस कर रहे हो। सप्लीमेंट रोज नहीं लिए जा सकते, रोज खाना खाया जा सकता है, या लाइफस्टाइल रोज सही की जा सकती है। तो इन पे फोकस करना जरूरी है। आयुर्वेद तभी सार्थक है। और आयुर्वेद में पथ्य का भी लिखा हुआ है, वो भी इसीलिए लिखा हुआ है कि जिन कारणों से रोग हुआ आपका हुआ है, उन चीजों को छोड़ दीजिए खाने में, तो रोग अपने आप धीरे धीरे सही होगा और दवाइयां भी जल्दी काम करेगी। अगर कोई वो चीजें नहीं छोड़ेगा जिन कारणों से रोग हो रहे हैं, तो बीमारियां होगी। जैसे कफ होता है ठंड लगने से, अब एसी में कोई सोना नहीं छोड़ेगा तो उसको कफ होता रहेगा। अब वैद्य क्या करेगा उसका, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र ने आदेश दिया कि ऐसा करना है, अब अपनी बुद्धि से कोई वो ठीक से काम नहीं ले रहा, तो शास्त्र उसका क्या कर लेंगे। अब आयुर्वेदिक के द्वारा हम दिमाग को, जो हमारा मस्तिष्क है, इसको कंट्रोल करने का, शांत कैसे कर सकते हैं इसको हम? तो रज और तम के सात्म्य को देखा जाता है। शरीर सात्म्य होता है, वात पित्त कफ आदि शारीर दोष और मानस दोष सत्व रज तम आदि ये सब शांत होते हैं और साम्य अवस्था में होते हैं, न कम न ज्यादा, तो मन भी कंट्रोल रहता है। अब चित्र आदि हम देखते हैं, जो मूवी आदि हम देखते हैं, या लोक में जो भी हम गाली गलौज सुनते हैं राह चलते हुए, ये मन को तो स्थिर रहना दे नहीं सकते। इसके लिए चाहिए एकांतवास। तो आयुर्वेद में लिखा भी हुआ है, ग्राम्य धर्म रोग कारक है। ग्राम्य धर्म रोग कारक है मतलब पॉपुलेशन के बीच में रहना बीमार करने के लिए पर्याप्त है, और कुछ ना भी आप गलत करो तब भी खूब सारी भीड़ बढ़ा के रहिए, बीमार होने लगोगे। ग्राम्य धर्म बोला गया है उसको। ग्राम्य धर्म मतलब गाँव में रहना। अब तो गाँव भी नहीं बचे, अब तो शहर हो गए, है ना। पहले तो अरण्यवास को स्वस्थ रहने का जरिया माना जाता था, अरण्य अब है ही नहीं। अरण्य मतलब वन, जंगल, वो है ही नहीं अब। तो यही है कि दूर रहो पॉपुलेशन से, तभी सत्व रज और तम साम्य अवस्था में रह सकते हैं, मन भी सात्विक हो सकता है। इसी के साथ जैसे अब युवा पीढ़ी का मैंने एक सवाल पूछा था डिप्रेशन से रिलेटेड आपको, वही चीज है कि मानसिक स्थिति को मोबाइल और ये जो हमारा जनरेशन जैसे चेंज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। तो इस मोबाइल से दूर रहने का क्या कुछ उपाय है बच्चों इसमें को? सबसे पहले सेक्रीफाइस चाहिए मदर फादर का। मदर फादर नहीं सेक्रीफाइस करेंगे तो संतान तो वही करेंगे। बच्चों के लिए तो ये कौतूहल है, बच्चे क्या जानते हैं ये हानिकारक है कि फायदेमंद है। माँ बाप खुद मोबाइल देखेंगे, बच्चों को मना करेंगे आप मत देखिए, ऐसा थोड़ी होता है। सेक्रीफाइस चाहिए। और पहले संतानों को सही करने के लिए पूरे पूरे जीवन लगा देते थे। जैसे चंद्रगुप्त को सही करने के लिए चाणक्य ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तब वो धनांत को हरा पाए ना। ऐसे थोड़ी, और एक एक व्यक्ति पे एक एक जीवन लग जाता है सही करने के लिए। जैसे फोन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारे जो दिमाग के अंदर कितनी अलग अलग तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है? ये फोन से प्रभावित क्या होता है, तो प्रभावित होती है हमारी ग्रंथियां, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जैसे सबसे आगे हमारे फोरहेड में होती पीनियल ग्लैंड आती, तो इन पे सीधा जो ये रेडिएशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लाइट इमिटिंग डायोड है। कोई भी लाइट है तो वो एक रेडिएशन है एक तरह की। अब एलईडी तो भर भर के रेडिएशन देती है, रेडिएशन से ही इसमें लाइट आती है। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फोटोन के रूप में परिवर्तित करते हैं तो लाइट बनती है। तो जब सीधा पीनियल ग्लैंड पे इम्पैक्ट करती है, हमारी आंखों के माध्यम से भी हमारे ऑप्टिकल नर्व्स में लगातार इम्पल्स पड़ते हैं। हमारी आंखों में रॉड और कॉन्स लगे होते हैं, उन पे जो इम्पल्स पड़ते हैं वो हमारे लगातार नर्वस सिस्टम को लगातार इरिटेट करते हैं। जैसे कोई भी रील देखते हैं बच्चे, 30 सेकंड की रील है देखी, अगली आई,
और देखिए स्क्रॉल करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, लगातार विजुअल्स चेंज हो रहे हैं, लगातार हमारी आई कॉर्निया पे अलग अलग लेवल के कॉन्ट्रास्ट जनरेट होते हैं, वो लगातार नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं, हमारी पीनियल ग्लैंड तक ट्रेवल करते हैं। तो कंटिन्यूस हमारे ब्रेन का काम क्या है, एनालाइज करना। तो एक एक विजुअल को ब्रेन कोशिश करता है एनालाइज करने का, और वो शॉक में जाता है, वो स्ट्रेस में जाता है, इसलिए फिर ये रोग होते हैं जिसमें चंचलता मस्तिष्क की बढ़ जाती है। शरीर भारी है, शरीर में तो कफ गुण वृद्धि हो गई है, कद्दू जैसा हो गया बैठ बैठ के, पर मस्तिष्क है वो चंचल हो गया, इसलिए फिर उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं, उल्टे सीधे उत्पात करते हैं, या कोई बच्चे जो है ऐसे दूसरे बच्चों को मारेंगे, या जो विजुअल्स देखेंगे वो घटित करने की कोशिश करेंगे। जैसे कार्टून में देख लिया कि कोई बच्चा किसी को मार रहा है, तो वो बच्चे जो देख रहे हैं वो भी वही चीजें परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये चीजें इम्पैक्ट डालती है बच्चों पे, क्यों, युवाओं पे भी डालती है। युवा अगर कोई ऐसी एग्रेशन वाली मूवी देख के आएंगे, वायलेंट मूवी देख के आएंगे, बाहर आके अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो भी परफॉर्म कर देंगे। ऐसा कई बार देखा हमने, जैसी बातें करती है सोसाइटी में घटित होता है। अच्छा, तो इसका फर्क जैसे बच्चों पे अलग और एज के अकॉर्डिंग युवा का डिफरेंस रहेगा कुछ, या सेम वही चीज है जो मोबाइल का माइंड पे सबका रहेगा? बच्चों के एनालाइज करने की कैपेसिटी कम होती है, फॉलो करने की कैपेसिटी ही ज्यादा होती है, और शरीर कमजोर होता है। युवा जो है वो थोड़ा बहुत अगर समझदार है तो एनालाइज भी करता है, तो कोई समझदार होगा तो हो सकता है कम प्रभावित हो, और प्रभावित तो वो भी होता है, और कम समझदार है हो सकता है ज्यादा प्रभावित हो। जैसे कोई अनपढ़ आदमी या बिल्कुल ऐसा देख लेना अल्हड़ आदमी, वो नशे पत्ते के प्रभाव में जल्दी आता है। कोई सातिर आदमी होगा जीवन भर नशा नहीं करेगा, कि उसको पता है मेरा नुकसान हो जाएगा, समझदार है तो नहीं करेगा। जिनके माता पिता के सत्व कम है उनकी संतानों में भी सत्व कम आएगा, क्योंकि जेनेटिक्स ट्रेवल करती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो बच्चे फिर भी तामसिक प्रवृत्तियों में जल्दी डूबेंगे। और तामसिक प्रवृत्तियों में केवल नशा करना ही नहीं है, तामसिक वृत्तियां भी है, जैसे लड़ाइयाँ करना, जैसे गालियां देना, या कई सारी चीजें होती है। अगर शरीर के अंदर नींद की कमी हो तो उससे क्या बीमारी होगी? नींद कम लेने से आयुर्वेद कहता है कि वायु का शरीर में प्रकोप होता है, और रात्रि जागरण से त्रिदोष प्रकोप का भी सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है। सुश्रुत आचार्य कहते हैं कि रात में जागने से त्रिदोष का प्रकोप होता है। त्रिदोष का प्रकोप मतलब ये है वायु, पित्त और कफ तीनों डिस्टर्ब होते हैं। तो जब देह में डिस्टर्ब होंगे तो वो मांस धातु में भी घटित होंगे, वो अस्थि धातु में भी घटित होंगे, वो इंटेस्टाइन में भी घटित होंगे, सब जगह घटित होंगे, तो सब जगह प्रभाव भी आएगा। अब वो कहाँ ज्यादा प्रभाव घटित होता है, जैसे किसी के अगर ग्रंथि हो गई पेट के अंदर, लंप हो गया तो वो पेट का कैंसर हो गया, किसी के ब्रेन हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो तो ट्यूमर ही रहा है ना सब जगह, पर वो स्थान अलग होने से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो कहाँ पे कौन सा दोष अधिक प्रभाव डाल रहा है, उससे वो चीजें प्रभावित होती है। युवा अवस्था में, जैसे अब मेरी एज का आप देख लीजिए सर, तो मुझे कितनी नींद लेनी चाहिए? उतनी नींद लेनी चाहिए कि सो करके उठने के बाद हमको थकान अनुभव ना हो। इसका कोई पैरामीटर नहीं है। कोई मोटा व्यक्ति होगा, भारी भरकम होगा, उसको हो सकता है गहरी नींद अधिक आए। कोई पतला व्यक्ति होगा, हो सकता है वो जल्दी रेस्ट उसकी खत्म हो जाए। गर्ल के अंदर और बॉय के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, उसकी नींद का क्या प्रभाव रहना चाहिए? शास्त्र में लिखा है कि शरीर के जो उपस्तंभ है, जो तिपाई होती है ना, जैसे 3 पैरों पे खड़ी है डिवाइस है ना, तिपाई पे कोई भी चीज खड़ी है, 2 पैरों पे नहीं खड़ी रह सकती, 4 पे रह सकती है, 5 पे रह सकती, कम से कम 3 चाहिए। तो शरीर को स्थिर रखने के लिए तिपाई है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार मतलब क्या खा रहे, निद्रा मतलब कितनी नींद ले रहे, और ब्रह्मचर्य मतलब मैरिड लाइफ और पर्सनल लाइफ है ना। तो ये चीजों को आयुर्वेद में तिपाई बोला गया है। इसको संस्कृत में बोलते हैं उपस्तंभ, त्रय उपस्तंभ। तो ये तिपाई जैसा है, इनको बराबर सेवन करे। कोई ज्यादा काम लेगा, आहार ज्यादा खाएगा तो भी बीमार, नींद ज्यादा लेगा तो भी बीमार, और वैसे ही अपना वैवाहिक जीवन को भी ज्यादा भोगेगा तो भी बीमार, कम भोगेगा तो भी बीमार। तो सब चीजें एक दूसरे से संबंधित है और इसी पे बैलेंस रहता है शरीर। अब आहार निद्रा का यही है, अगेन वही बात है कि सबको बराबर समय नहीं चाहिए होता है, पर यह है कि कम से कम 3-4 घंटे नींद तो कम से कम ले लेनी चाहिए, और कम से अधिक देखें तो 8-10 घंटे सो लो, इससे ज्यादा कितना सोएगा। दिन का 1/3 8 घंटा होता है, तो 1/3 टाइम सो लोगे, इससे ज्यादा सोने का तो कोई मतलब नहीं है। आज के टाइम में काफी ऐसी लेडीज होती है या गर्ल्स होती है जिनको पीसीओडी की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, तो ये तकलीफ किसी को जेनेटिक हो सकती है या समय के साथ या खान पान के साथ या कोई बीमारी की वजह से हो सकती है? देखो, जेनेटिक तो पीसीओडी नहीं होती है, या पीसीओडी पीसीओएस कुछ भी कह दो, ये खान पान से भी प्रभावित होती है। तो इसका मेजर फैक्टर मेरे हिसाब से तो डिले मैरिज भी है, लेट मैरिज होना भी इसका एक मेजर फैक्टर है, या फिर टाइम पे संतान नहीं पैदा करके कॉन्ट्रासेप्टिव लेना भी इसका कारण हो सकता है, या फिर टाइम पे नहीं सोना, या ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना जिसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, आर्टिफिशियल कलर होती है, आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस होती है,
या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में रहना जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें जो ये अपने व्हीकल से निकलने वाले या फैक्ट्री के सीवेज से बहता हुआ पानी, ये सब चीज़ें इसमें कॉज हो सकती है। और ये एक एनाबॉलिज्म से होने वाली बीमारी है। एनाबॉलिज्म मतलब शरीर में गांठें बनाने की प्रवृत्ति का बढ़ जाना। आयुर्वेद में अगर हम जाएं तो आयुर्वेद में बोलते हैं मेद धातु का संचय हो रहा है, मतलब मेद धातु की जठराग्नि कम हो रही है, मेद धातु की अग्नि कम हो रही है। मेद धातु की अग्नि कम हो रही है, प्रवृत्ति धातु नहीं बन रही है। नहीं क्यों बन रही है? क्योंकि टाइम पे शादी नहीं हुई, अन्य धातुओं की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जैसे कोई इंडियन जो जेनेटिक्स है, हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं कि चार पांच संतान लगभग सबके हैं पहले की पीढ़ियों में। अभी जो कपल्स है वो 2 से आगे बढ़ने नहीं चाह रहे, इसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। जो लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है, इसमें सरकार भी जिम्मेदार है, देखे तो जिम्मेदार है, क्योंकि वो डिले मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, वो कम संतान हो इसको प्रमोट कर रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव को, तो वो भी तो कारण है। बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर भी है, खान पान का भी फैक्टर है। और फिर एक और अभी हमको हर चीज़ों में दोष देखने की आदत पड़ी हुई है। जैसे पूर्वज हमारे ध्यान रखते थे कि औरतों को 3-4 दिन के लिए अलग रखा जाए मेंसेस के दौरान, उनको नहाने का मना किया जाए, उनको काम करने का मना किया जाए, उनको पूरी रेस्ट दी जाए। अब रेस्ट नहीं दे के वीमन को दोहन का एक तरीका बना दिया है। नहीं आप तो पीरियड्स के दौरान भी काम करो, आप तो वर्किंग वीमन हो, आप घर कैसे बैठ सकती हो? उनको रेस्ट का टाइम नहीं मिल रहा है तो उनके फ्लो प्रभावित होते हैं। फिर स्टोर हुआ मेंसेस आगे जाके पीसीओडी और का भी कारण बनता है। इतना अच्छा सा चीज बोला कि पीसीओडी के अंदर ये चीज इफेक्ट करती है। इसी के साथ जैसे एक पॉइंट बोला आपने कि पीरियड्स, जो लेडीज को पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स टाइम में आपने बोला कि 3 दिन लेडीज को, गर्ल्स को रेस्ट होना चाहिए। इसी के अंदर मैंने एक कहीं किसी घर के अंदर देखा कि लड़की को पीरियड्स है और वो उसी दिनों के अंदर फर्स्ट या सेकंड डे आई थिंक, और वो घर के अंदर झाड़ू और पोछा कर रही है, फिजिकल एक्सरसाइज फुल है, तो इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। माइल्ड श्रम किया जाए तो फिर भी इतना दोष नहीं है, हैवी श्रम किया जाए तो दिक्कत है। दूसरा क्या होता है कि जब भी मेंसेस होते हैं किसी वीमन को, उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि उसके दौरान वो अगर अग्नि के पास जाए, चौका चूल्हा, तो भी उसके वो टेम्परेचर बढ़ेगा या उसके इश्यूज होंगे। वो पानी से नहाए तो टेम्परेचर डाउन होता है, उससे भी इश्यूज होते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने मना किया था। हमने इसको कुरीति मान लिया और उनको गालियां देने से फुर्सत ही नहीं। तो उनको फॉलो करने में फायदा है। नहीं फॉलो करते हैं सब बीमार हो रहे हैं, जो फॉलो कर रहे हैं वो कम बीमार हो रहे हैं। जो ग्रामीण वीमन ब्लाइंड फेथ करके फॉलो कर रही है वो बीमार नहीं हो रही। जो पढ़ी लिखी वीमन उनको कुरीति समझ के विरोध कर रही है वो ज्यादा बीमार हो रही है। फिजिकल एक्सरसाइज पीरियड्स के टाइम में ज्यादा करने से इनर पार्ट में शरीर वीक होता है। शरीर वीक होता है क्योंकि उस टाइम पे हार्मोन के चेंजेस ऐसे होते हैं शरीर में, प्रोजेस्टेरोन आदि बढ़ा हुआ होता है, प्रोजेस्टेरोन नहीं, एस्ट्रोजन आदि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं शरीर में। जो मेंस्ट्रुअल जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है बढ़ जाती है कि संभावित प्रेगनेंसी कंसीव, भाई पीरियड आते तो इसीलिए ना, भगवान ने परंपरा बनाई तो इसीलिए ना कि ओवम रिलीज हो, प्रेगनेंसी कंसीव हो, बाद में वो गर्भ जो है वो बने आगे फीटस बन के धरती पे आए, परंपरा तो इसीलिए। अब वो नहीं कंसीव हुआ तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है हर महीने। अब वो परंपरा जैसे डिस्टर्ब होगी, कहीं ना कहीं अबनॉर्मलिटी तो घटित होगी सही। इसी के बीच जैसे पीसीओडी की तकलीफ होती है लेडीज को, तो इसके अंदर हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं उससे इनर और आउटर पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब कितने चेंजेस आते हैं? देखो, हार्मोन पीसीओडी में क्या होता है, जनरली जिनको वीमन को पीसीओडी है उसमें मेल हार्मोन प्रमोट होने लगते हैं। मेल हार्मोन प्रमोट होता है तो शरीर और बोन और मसल्स थिक होने लगती है, भारी होने लगती है, फेशियल हेयर आने लगते हैं, सिर के बाल, चूंकि जेंट्स में वीमन कोई गंजी नहीं होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंस, पर फिर भी जिनके भी पीसीओडी होता है उनके सिर के बाल गिरने लगते हैं और फेस पे हेयर आने लगते हैं। तो ये किसका कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है कि नहीं है? फेस पे हेयर आना तो मेन का कैरेक्टर। ये वीमन्स में हो रहा है, इसका मतलब उसमें मेल कैरेक्टर जनरेट हो रहे हैं। और मेल कैरेक्टर में क्या होता है, पीरियड्स नहीं लगते हैं तो पीसीओडी में भी नहीं लगते हैं। और शरीर जो है मजबूत और भारी होता है स्ट्रक्चर मेल का, वैसे ही वीमन में सिम्टम आने लगते हैं। तो वो प्रमोट किया ही जा रहा है। जैसे किसी की कोई बेटी है तो उसको बेटा कह के बुलाना, बचपन से ही हम लोग यही चाहते हैं, तो वैसी होगी ना बच्चियाँ। या लड़कियों को लड़कों जैसे कपड़े पहनाना, तो उनका माइंड सेट भी तो हार्मोन पे प्रभाव डालता है। कई चीज़ें हो गई है जी सोसाइटी में जो हम रिट्रोग्रेसिव चेंज हम सही करना चाहें तो भी हो नहीं सकता, क्योंकि दुष्प्रचार इतना हो गया है। पर वही है कि वीमन को वीमन रहने में फायदा है, तभी ये चीज़ें नहीं होगी। वीमन को अगर मेल बनना है या मेल के बराबर इक्वलिटी चाहिए तो ये चीज़ें सही होगी नहीं, बढ़ेगी ये, क्योंकि इक्वल बनाया नहीं है भगवान ने मेरे हिसाब से। तो
मेरे हिसाब से तो हम लोग तो इवन मानते हैं कि जो 1 से 2 पैदा कर सके, एक शरीर से एक संतान पैदा कर सके, वो ज़्यादा बेटर है। मेल तो नहीं कर सकता ऐसा। वही चीज है। तो ये जो पीसीओडी की तकलीफ है, ये अब आज के टाइम में देखा जाए तो हर लेडीज को है। मान के चलो 100 में से 85% लेडीज का ये सीन है कि उनको पीसीओडी है। यहाँ तक कि मेरे फैमिली में भी है काफी लेडीज को पीसीओडी की तकलीफ। तो वही चीज है, तो इसको कैसे पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? इसके क्या उपाय इसको ठीक करने? ठीक करने में यही है कि एक तो गुरु भोजन का सेवन ना किया जाए। गुरु भोजन मतलब जैसे जो एनाबॉलिक रिएक्शन शरीर में बढ़ाए। एनाबॉलिक रिएक्शन कौन सी चीज़ें बढ़ाती है? जिसमें हाई ग्लूकोज कंटेंट हो, हाई न्यूट्रिशन रिच हो, जैसे चावल, गेहूं जो हम डेली खाते हैं, ये सबसे पहले छोड़ना चाहिए। बाजरी और जौ खाना चाहिए। सबसे प्रायोरिटी पे तो जौ है, जौ ना खाएं तो बाजरी कम से कम खानी चाहिए। दूसरा एनाबॉलिज्म प्रमोट करते हैं दूध और दही। तो वैसे तो दूध को आयुर्वेद में रसायन माना गया है, अमृतुल्य माना गया है, पर जिनको भी पीसीओडी है उनको सेवन नहीं करना चाहिए। फिर कुछ फल है जैसे केला है, नारियल पानी है, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, पीनी चाहिए। फिर दिन में सोना नहीं चाहिए और रात में जागना नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक। रात में टाइम पे सो, दिन में सो नहीं। अच्छा, दिन में अगर पीसीओडी की जिन लेडीज जिनको है वो अगर सोती है तो पीसीओडी उनका सही होगा नहीं, वापस हो जाएगा। अच्छा, दिन में उनको नींद नहीं लेनी चाहिए? हाँ, नहीं लेनी चाहिए दिन में। इवन किसी को नहीं सोना चाहिए, पर जिनको पीसीओडी है उनको तो बिल्कुल उसका इलाज का तरीका पार्ट है, ये परहेज का भाग है ये। क्यों? मतलब दिन में सोने से वेट गेन होता है, वजन बढ़ता है। जब रात में भी सो रहे हो, दिन में भी सो रहे हो, वजन बढ़ेगा। और त्रिदोष प्रकोप हो रहा है तो पीसीओडी भी तो त्रिदोष प्रकोप का एक पार्ट है। ओके, मोटापा बढ़ने से पीसीओडी की तकलीफ भी हो जाती है? ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मोटापा पीसीओडी को सपोर्ट करता है, पीसीओडी मोटापा को सपोर्ट करती है। जिसके पीसीओडी होगी वो गर्ल्स मोटी हो जाएंगी। जिनको मोटापा है उनको आगे जाके पीसीओडी होने के चांस बढ़ जाते हैं, और आगे जाके यही चीज़ें थायराइड में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो जिनको पीसीओडी हो गया है उनको भरपूर श्रम करना चाहिए और हल्का भोजन का सेवन करना चाहिए जो ज़्यादा न्यूट्री रिच ना हो। जैसे आजकल उड़द खा रहे हैं खूब हम, इडली डोसा में डाल के। हम सोयाबीन को न्यूट्री रिच मान के खा रहे हैं हम, और भी जैसे राजमा है उसको न्यूट्रिशनल मान के खा रहे हैं। तो ये सब पीसीओडी के कॉज में आते हैं। अच्छा, सोयाबीन, राजमा, उड़द, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। दिन में सोना, गेहूं, चावल, आलू, ये सब चीजें पीसीओडी के कॉज में आते हैं। इवन दूध और दही का ज्यादा सेवन, दही बना पका के सब्जियां खाना या पनीर की सब्जियां खाना, ये पीसीओडी के कारणों में आते हैं। ये चीज आपने अभी बोली, जस्ट ये जो आपने बताया कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए लेडीज को, तो ये सब चीजें मैं तो डाइट में नहीं लेती अपने। यहाँ तक कि मैंने बचपन से कभी दही दूध का सेवन नहीं किया है। अगर दही का कटोरा पास में लाके रखोगे तो मुझे वही वॉमिट आ जाएगी। तो उस वजह से काफी लोग मुझे कहते हैं कि दही नहीं करोगे तो इन फ्यूचर जब आपको बच्चा पैदा करना होगा तो उसमें इस चीज की कमी आ जाएगी। तो ये नहीं, जो बता रहे हैं वो डॉक्टर है कि नहीं पहले तो ये पता करो। डॉक्टर नहीं है तो फिर ज़्यादा कोई सलाह मत मानो। अगर कोई परंपरा से चीज़ें फॉलो कर रहा है, जैसे हमारे घरों में कोई औरतें होती थी, वो किराने के सामान के बारे में जानती थी, जापे में किसी औरत को क्या देना वो जानती थी। अगर उनमें से है तब तो थोड़ा सुनो, नहीं तो फिर ज़्यादा सुनने की जरूरत नहीं। यूट्यूब से जो सीख के आए उनसे सुन के आना वो हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि सोर्स जो है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है ये पता करना पड़ता है। और दूसरा, आयुर्वेद तो नहीं बोलता है दही खाओ। आयुर्वेद में तो दही का विरोध है। और हम तो ये मानते हैं कि दही होता है घी प्राप्त करने के लिए। दही जमाया इसलिए जाता है कि घी हम उससे निकाल सकें। दही खाने के लिए लिखा ही नहीं हुआ है। और हमारे मारवाड़ की परंपरा में भी दही खाते भी थे अगर कोई लोग, तो सुबह कले हुए में खाते थे, रात की बासी रोटी के साथ, वो भी बाजरी की। तो बाजरी की बासी रोटी है तो रूखी भी होगी और वो वायु गुण वृद्धि के साथ उष्ण भी होगी, तो दही को डाइजेस्ट भी करा देती है और उसकी गुरुता भी शरीर पे भारी नहीं पड़ती थी। उसके बाद करते थे खेतों में काम, तो दही डाइजेस्ट हो जाता। अब इतना श्रम है नहीं, वो हमारी लाइफस्टाइल है नहीं। हम गेहूं के साथ बाजरी खा रहे हैं तो दिक्कत ही करेगी। हम किसके सहयोग से क्या खा रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि काफी लोग मुझे कहते हैं कि दही नहीं खाने से। चलो आपके जो हमारे साथ जो डॉक्टर बैठे हैं, सर बैठे हैं आज, इनके मुंह से ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दही नहीं खाने से भी बहुत कुछ फायदे हैं। क्योंकि मुझे सब यही बोलते कि दही नहीं खाने से आपको साइड इफेक्ट होंगे, आपको यूं होगा, आपको ऐसे होगा। सो आई एम सो हैप्पी कि मुझे आज ये सुन के अच्छा लगा कि दही नहीं खाने के भी फायदे होते हैं। नहीं खाने के साइड इफेक्ट मैं कई सारे गिना सकता हूँ, नहीं खाने के साइड इफेक्ट मैंने कहीं नहीं। जैसे देर रात तक आज का जो हमारा टाइम शेड्यूल है बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। लेडीज 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक हस्बैंड का वेट करती है। उनका जैसे बिजनेस पॉइंट रहता है, शॉप्स रहती है, तो उसी के चक्कर में फैमिली को टाइम देके, सबको टाइम देके फ्री होके लेडीज जो देर रात तक सोती है, रात को 1-1:30 बजे, 2 बजे, जो
ये महिलाओं के लिए कितना हानिकारक है? ये पीसीओडी को भी कुछ प्रभावित करती है या? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य मैंने अभी बताया। तो निद्रा अगर गड़बड़ होगी तो डिस्टर्ब तो सब कुछ होगा, शरीर पूरा प्रभावित होता है, केवल पीसीओडी ही नहीं, पूरा शरीर प्रभावित होता है। अब हमको सेलेक्ट ये करना है कि हमको लाइफ चाहिए या बिजनेस चाहिए। अगर लाइफ चाहिए तो चीज़ें सही करनी है, बिजनेस प्रायोरिटी है तो वो तो है ही प्रायोरिटी, तभी है 1 बजे तक कोई आ रहा है। तो 1 बजे ही आ रहे हैं, और जो 1 बजे खाना खा रहे हैं जेंट्स भी, उनको कौन सा फायदा होने वाला है? वो या तो उनको बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, या उनको थायराइड होगा, या उनके शुगर होगा आने वाले टाइम में। तो वो भी तो बीमार पड़ने वाले हैं, और वो औरतें भी बीमार पड़ेगी। वही चीज है। तो एक चीज और है, आपने बोला कि थायराइड मेल को भी हो सकता है। मेल को काफी पेशेंट को है, काफी लोग मेरे पास आते हैं जिनको थायराइड है। वीमेन को ज्यादा होता है, प्रायोरिटी ज्यादा है उनके होने की, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से सबसे ज्यादा प्रभावित वीमेन से होती है। मेल में इतने फ्लक्चुएशन हार्मोन्स के नहीं आते हैं। वीमेन बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमारे जो रिचुअल्स हैं, जो भी हिंदू धर्म के परंपराएं हैं, उनको वीमेन को बिल्कुल एकदम तलवार की धार पे चलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके थोड़ा बहुत भी दिक्कत होगा तो आगे वाली जनरेशन प्रभावित होती है। अकेले वो वीमेन प्रभावित नहीं हो रही, उनकी संतानें भी प्रभावित होगी, और उनके फिर उन संतानों की और संतानें होगी, वो भी प्रभावित होगी। अच्छा, इसका मतलब जैसे थायराइड अगर लेडीज को है और उनका जैसे बच्चा है, चाहे लड़का चाहे लड़की जो भी हो, उनको भी ये वंशानुगत थायराइड मिल सकता है? आयुर्वेद ये मानता है कि थायराइड है मतलब संतर्पण की बीमारी। संतर्पण मतलब कफ जो है उसकी देह में ज्यादा है। तो आयुर्वेद ये मानता है कि जो जेनेटिक्स होती है वो आगे फॉरवर्ड होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो अगर मदर फादर में किसी के कफ ज्यादा है तो संतान को भी कफ ज्यादा होगा, इसका मतलब आगे भी जाके उनको भी थायराइड होने की संभावना बढ़ेगी। सामान्य बात है, जो मदर फादर के गुण होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। अब लोग बोलते हैं ना कि जेनेटिक मटेरियल, सोमेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर, ऐसा साइंस बोलती है। तो कई बार सोमेटिक कैरेक्टर भी अगली पीढ़ियों में घटित होते हैं, केवल जेनेटिक्स ही नहीं घटित होती है। या ये कह सकते हैं कि सोमेटिक कैरेक्टर भी जेनेटिक कैरेक्टर में इन्वॉल्व होने लगते हैं, या सोमेटिक कैरेक्टर जेनेटिक कैरेक्टर को प्रभावित करने लगते हैं। तो ट्रैवल करती है अगली पीढ़ियों में। जैसे डॉक्टर्स जब भी हिस्ट्री लेते हैं तो पूछते हैं कि आपकी मदर को थी क्या थायराइड की समस्या, आपकी मदर को डायबिटीज थी क्या, आपकी मदर को अस्थमा था क्या। तो जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है, हम जेनेटिक्स जो पढ़ते हैं मॉडर्न की, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जेनेटिक डिसीज है। फिर भी डॉक्टर हिस्ट्री पूछते हैं ना कि परिवार में किसी को है क्या, इसीलिए तो पूछते हैं। इसी के बीच जो आज के टाइम में गर्ल्स और बॉयज के बीच में जो मोटापा बढ़ रहा है, इस बढ़ते मोटापे की वजह से बीमारियां कितनी आएगी उसके शरीर में, और ये लाइफस्टाइल को कुछ इफेक्ट करेगा उसकी, या इनर या आउटर पार्ट में बहुत दिक्कत दे सकता है? आयुर्वेद में 2 तरह के रोगों का क्लासिफिकेशन है। एक तो संतर्पणजन्य रोग, एक है अवतर्पणजन्य रोग। संतर्पणजन्य रोग मतलब ओवर न्यूट्रिशन से होने वाले रोग, और अवतर्पणजन्य मतलब लैक ऑफ न्यूट्रिशन से होने वाले रोग। तो अब लैक ऑफ न्यूट्रिशन की तो यूट्यूब पे भी खूब बात होती है, डॉक्टर्स भी खूब बात करते हैं, ये खाओ न्यूट्रिशनल है, ये खाओ न्यूट्रिशनल है। जो ज़्यादा न्यूट्रिशन जा रहा है उससे जो मोटापा आ रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। जबकि कार्डियक डिसीज मोटापे के कारण, डायबिटीज मोटापे के कारण, थायराइड मोटापे के कारण, या ये जितनी भी आजकल मॉडर्न एज जो बीमारियां बड़ा बिजनेस कर रही है, इसमें मोटापा कारण है, और मोटापे के पीछे एक्सेस न्यूट्रिशन कारण है। एक्सेसिव न्यूट्रिशन होने से वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या ये कह दीजिए कि श्रम इतना नहीं है कि जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो जाए। तो बीमारियों का तो मोटापा जो है अपने आप में गढ़ है। वो मोटापा बीमारी नहीं है, पर 20-25 नई बीमारियां पैदा करने की कैपेसिटी उसमें होती है। वही चीज़ है कि जैसे अब हमारा बॉडी का एक पार्ट है, जैसे हमने पहले आपके साथ एक डिप्रेशन यानी माइंड की बात की, फिर हमने खाने की बात की। अब मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे लीवर पे। कौन सी चीज़ें खाने से, नहीं खाने से जो हमारे लीवर पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, या लीवर खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं? लीवर खराब में भी वही चीज़ें काम आ रही है जो एक्सेस न्यूट्रिशन है, क्योंकि कम न्यूट्रिशन से लीवर खराब नहीं होता है, क्योंकि लीवर के पास प्रोसेस करने के लिए कम चीज़ें हैं। हम जो भी खा रहे हैं हमारी गट एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके और उसको प्रोसेस करने के लिए लीवर में भेजती है। लीवर में ही आयुर्वेद के हिसाब से रस धातु बनती है। अब रस धातु बनती है तो कितना मटेरियल खाया है, और वो पचने में हल्का था कि भारी था, सुपाच्य या दुष्पाच्य आयुर्वेद में बोलते हैं। सुपाच्य होता है जो जल्दी पच जाए, दुष्पाच्य वो होता है जो मुश्किल से पचे। तो अगर किसी ने मशरूम खाया है या ड्राई फ्रूट खाए हैं तो पचने में भारी है, तो लीवर को ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा। वो ऐसी बात है कि किसी गाड़ी के अंदर ओवरवेट सवारियां बिठा के ड्राइव करना,
तो ओवरवेट में तो दिक्कत ही होगी, अंडरवेट अगर कोई गाड़ी है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो लीवर भी ऐसे ही है, उनको जरूरत से ज़्यादा अगर कुछ चीज़ें प्रोसेस करने को मिले तो वो खराब होने लगता है धीरे धीरे, या फिर चीज़ें बाईपास करना लग जाएगा। जैसे जरूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन आएगा तो वो छोड़ देगा कि ठीक है जाने दो, बाईपास कर दो। जैसे कोई ट्रैफिक ज़्यादा होता है हम बाईपास निकालते हैं शहर से, वैसे लीवर भी निकाल देगा। फिर वो जाके उसको किडनी जो है एक्सट्रैक्ट करेगी, तो वो किडनी पे भी अफेक्ट करेगा, क्योंकि किडनी को हैबिट है लीवर द्वारा प्रोसेस किए हुए मटेरियल को ही एक्सट्रैक्ट करने की। सही। अब वो अनडाइजेस्टेड फूड आ गया किडनी में, तो वो किडनी की हैबिट ही नहीं है उन चीज़ों को बाहर निकालने की, ब्लड से अलग करने की, तो वो बीमारी पैदा करेगा, किडनी भी खराब होगी। लीवर अकेला नहीं खराब होता है, लीवर खराब होने से हार्ट भी खराब होता है, हड्डियाँ भी खराब होती है, किडनी भी खराब होती है। 3 चीज एक साथ में। इवन मैं कह रहा हूँ कि रोगा सर्वेपि जयन्ते मंदाग्नो जो सिद्धांत दिया है शास्त्र में, अर्थात अगर किसी को बुखार भी आ रहा है तो लीवर गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि वो बुखार का कारण भी जो है वो आयुर्वेद में आम गिना गया है। आम मतलब कुछ ना कुछ इंडाइजेशन बढ़ा है शरीर में। तो जब भी किसी को बुखार आएगा आप उसको पूछना कि भूख लग रही है क्या, तो मना करेगा, उसको टेस्ट भी ठीक नहीं आता है, टंग कोटेड मिलती है। हाँ। ये किसके कैरेक्टर हैं? ये लीवर के कम काम करने के तो कैरेक्टर है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये लीवर के ही माल फंक्शन के तो है, उसी से तो फीवर जनरेट हो रहा है। अगर लीवर ठीक से उनको पचा देता उन आम को तो कभी ज्वर आता ही नहीं। तो ज्वर का जो आयुर्वेद में इलाज है वो सबसे पहला इलाज ही आम पाचन का, अर्थात जो चीज़ें नहीं पच रही है उनको पचाने की दवा दो ताकि शरीर में वो चीज़ें पच जाए और ज्वर है नष्ट हो जाए। इसलिए जिसको भी फीवर होता है तो एक श्लोक है, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिश्याय व्रण ज्वर। आँख का रोग, कुक्षी का मतलब पेट का रोग, प्रतिश्याय अर्थात जुकाम, और व्रण, व्रण मतलब घाव और ज्वर। इन 5 रोगों में पंचरात्रि लंघन का बोला, अर्थात भूखे रखो उनको, अपने आप ही सही हो जाएगा रोग। भूखे रखने से? हाँ, किसी को ज्वर है और उसको कम खाने को दो, जैसे केवल चावल का पानी पिला दो मांड। ये काफी डॉक्टर्स तो ऐसा कहते हैं कि इनको हेल्दी खाना दो, जूस दो, लिक्विड दो। जिनने अपने पेशेंट को, फीवर के पेशेंट को हेल्दी खाना दिया है वो जीवन भर उनका पेशेंट रहा है। ये बिजनेस का पार्ट है, सही करने का ऐसा नहीं है। वो कभी सही होगा ही नहीं। अगर आज उसका फीवर सही हो भी गया पैरास्टामोल एंटीबायोटिक्स देके अगर किसी का, तो थोड़े दिन बाद वापस आएगा। बार बार लोग बीमार क्यों होते हैं? यही तो है ना क्रॉनिक डिसीज हो जाना। कोई किसी को बार बार फीवर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके बार बार वो आम बन रहा है शरीर में। और अब तो कई डॉक्टर हैं, मैंने देखा है मेरे आसपास ही काफ़ी अच्छे आयुर्वेद एलोपैथिक फिजिशियन हैं, वो आयुर्वेद का महासुदर्शन चूर्ण लिख रहे हैं। मैंने कई लोगों को देखा है। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उससे बुखार ठीक हो जाता है। कॉन्सेप्ट उनको पता नहीं है पर लिखते तो वही है, और उसका कॉन्सेप्ट यही है कि वो पाचन का काम करता है। महासुदर्शन चूर्ण पेट में जाके डाइजेशन का काम सही करता है और उससे ज्वर सही हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि पाचन से संबंधित है बीमारी। इसका मतलब लीवर इन्वॉल्व है इसमें। वही चीज है। तो एक ये है कि लीवर और पीसीओडी का तकलीफ एक इंसान को एक साथ में हो तो उसका क्या इलाज हो सकता है? लीवर का इलाज करने में पीसीओडी अपने आप सही हो जाती है। कैसे? कि लीवर अगर उसमें लीवर में ही सब चीज़ें बनती है, रस धातु बनती है, रस धातु का फिर रक्त धातु, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद धातु ही तो शिष्ट बनती है ओवरी में जाके। मेद धातु का स्थान अगर बदल गया, पेट में आ गया तो फैटी बॉडी हो जाएगी, ओवेरी में चला गया तो शिष्ट बना देगी, अन्य कहीं चला गया तो मेद की गांठें बनती ना लोगों में, वो बन जाएगी। तो है तो वो मेद ही। तो मेद अगर बन रहा है शरीर में, इसका मतलब गड़बड़ तो लीवर ही है। लीवर गड़बड़ मतलब अग्निमांद्य है। अग्निमांद्य तो उनको दीपन पाचन की दवाइयां देने से सही हो सकता है। अच्छा, तो लीवर को पहले ठीक करना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी पीसीओडी की तकलीफ अगर कोई वैसे इलाज जाएगी। करेगा तो ये सब चीजें पैरेलली वो अपने आप ही करेगा, अन्यथा वो कभी सही होगी नहीं चीजें। आयुर्वेद में फोकस ही पाचन पे है। पाचन के बिना आयुर्वेद आधा है। जैसे पीसीओडी का आपने बताया, जैसे पीसीओडी कहते हैं ना कि 28 डेज का पूरा एक सर्कल होता है। तो इसमें जैसे जो लेडीज डेट के बाद होती है पीरियड्स में, तो पीसीओडी की वजह से होती है या खान पान की वजह से होती है, क्या प्रोसेस? जो डिले पीरियड लगते हैं वो ना, हाँ। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में एंड्रोजेनिक हार्मोन बनने लगते हैं, मेल हार्मोन बनने लगते हैं। तो उसमें वो हार्मोन बन ही नहीं रहे हैं जो मेंसेस को रिलीज कराए, या वो उतनी थ्रेशोल्ड में नहीं बन रहे कि मेंसेस उससे लगे। तो ये सब भी एनाबॉलिज्म का ही पार्ट है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस सही होंगे तो अपने आप चीज़ें भी सही होगी। मतलब हार्मोन की पढ़ाई आयुर्वेद में मॉडर्न में है, आयुर्वेद का मूल पाठ नहीं है, पर पढ़ाई हमको जाती है। एंडोक्राइनोलॉजी हम पढ़ते हैं,
वो हमारे पार्ट में आयुर्वेद की स्टडी में जुड़ा हुआ है। पर हम जब आयुर्वेद के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो ये एक पाचन की विकृति है। जब और दूसरा हम अगर एलोपैथी की बात करते हैं तो ये एक ऑर्गन की विकृति है। पर दोनों में सिद्धांत मोटा मोटी वही लगते हैं। अगर आयुर्वेद का इलाज करना है तो, एलोपैथी का इलाज करना है तो वो हार्मोन की दवाइयाँ देते हैं। हार्मोन की दवाइयाँ बंद करते ही वापस तकलीफ शुरू हो जाती है। कि जो पीसीओडी की तकलीफ है तो ये तो है, बट पीरियड्स एक परफेक्ट टाइम पे कोई कहता है कि डेट से पहले आनी चाहिए या डेट के बाद आनी चाहिए, वो क्या एक परफेक्ट टाइमिंग कौन सा रहता है? कि पीरियड के जो साइकिल है वो 27 दिन से 35 दिन तक के, या मैंने कहीं कहीं ये भी पढ़ा है कि 22 दिन से 35 दिन तक नॉर्मल है। किसी को कंटिन्यूसली 22 दिन बाद पीरियड आ रहे हैं तो ठीक है, किसी को कंटिन्यूसली 28 दिन बाद पीरियड आ रहे हैं तो ठीक है। अब किसी के दिक्कत है कि कभी तो 22 दिन बाद आ गए, कभी 35 दिन बाद आ रहे हैं, तो गड़बड़ है। मतलब ये होम्योस्टेसिस बनी रहनी चाहिए कि सेम जो गैप है लगभग वो आए। 1-2 दिन का छोड़ दें तो मोटा मोटी सेम गैप आना चाहिए। अगर वो वेरी कर रहा है गैप तो गड़बड़ है। अच्छा, ये मतलब 22 से 27 के बीच का जो डे है वो एक परफेक्ट टाइमिंग है? परफेक्ट नहीं है, 22 से 35 तक भी वेरी करता है। जिसका मान लो आई 35 डे में रहा है डे फर्स्ट से ही, तो वो बीमारी नहीं है, वो उसके शरीर का वैसा ही शेड्यूल है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे आज का टाइम जो चेंज होता जा रहा है तो आयुर्वेदिक का जो इलाज है वो धीरे धीरे टाइम के साथ पीछे होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आयुर्वेद में मेरे हिसाब से तो जब हम पढ़ने को गए थे कॉलेज में, तब तो आयुर्वेद का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। 2010 के आसपास की बात है। अब मुझे लग रहा है कि आयुर्वेद की जो डिग्री है BMS, उसकी कोई आइडेंटिटी तो है कम से कम। जब हम पढ़ने गए थे तब आयुर्वेद की डिग्री की आइडेंटिटी नहीं थी। और तभी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी मिस्टर राजीव दीक्षित जी, उनकी डेथ हो जाती है। उनका शुरुआत किया हुआ ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता जा रहा है। रामदेव जी ने भी अपना काम किया, आयुर्वेद को ग्लोरीफाई किया। और अभी मेरे हिसाब से आयुर्वेद में लोग ज़्यादा आ रहे हैं पहले की तुलना में। राजीव दीक्षित जी ने अष्टांग हृदय पे काफ़ी लेक्चर लिए, वो जन जन तक पहुँचे हुए हैं। और मेरे हिसाब से अब उनकी संतानें भी आगे आ रही है जिन्होंने राजीव दीक्षित के लेक्चर अपने टाइम में सुने थे। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद का क्रेज अभी तो बढ़ा है 2010 की तुलना में। मैं जब एडमिशन लिया था उस टाइम से देखें तो। और ये है कि एलोपैथी को कभी भी कॉम्पीट आयुर्वेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट साइंस है। जैसे ये बोल दिया जाए ना कि कोई घोड़ा है तो घोड़े का अपना ग्लैमर है, कार है कार का अपना ग्लैमर है, आयुर्वेद का अपना ग्लैमर है, एलोपैथी का अपना ग्लैमर है। तो कॉम्पीट करने की या उससे तुलना की कोई बात नहीं है। आयुर्वेद अपनी पैथी है। और मेरे पास अच्छे से अच्छी सेलिब्रिटी, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन आयुर्वेद का इलाज लेने आते हैं एलोपैथी को छोड़ के, तो वो उनकी चॉइस है। लोगों में ग्लैमर तो आयुर्वेद का बड़ा है। हमको ज़रूरत ये है कि हमारी सोसाइटी में सही वैद्य हो। सही वैद्य कम है, और वैद्य हैं तो भी वो सीरियस लेते नहीं आयुर्वेद को। आयुर्वेद को सीरियस लेने वाले लोग हैं, पहले वैद्य सीरियस लेना चाहिए, तब सोसाइटी सीरियस लेगी। बात तो सही है, बट जो आयुर्वेदिक के बारे में ये अलग अलग तरह की बातें करते हैं, अलग अलग थॉट्स अपने बताते हैं कि आयुर्वेदिक ऐसा वैसा, ये जो भी थॉट्स है जिनका अपना अलग अलग प्रोसेस है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अंधा आदमी हाथी को इंस्पेक्शन करेगा तो कोई बताएगा खंबे जैसा, कोई बताएगा पाइप जैसा। जिनको आयुर्वेद की पढ़ाई नहीं पता है वो आयुर्वेद को कैसे एक्सप्लेन करेगा? आयुर्वेद को तो एक्सप्लेन वही करेगा ना जिसने आयुर्वेद पढ़ा है या जिनको शास्त्र की समझ है। तो वो एक्सप्लेन करने वाले लोगों के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बस ये है कि उनको अगर चाहिए कोई भी शास्त्र पढ़ना या किसी शास्त्रवादी की बात सुनने से पहले समर्पण का भाव चाहिए। अगर उनके मन में विश्वास है और कॉन्फिडेंस है कि व्यक्ति गलत नहीं बताएगा तो विश्वास भी हो ही जाता है टाइम पे। अगर सोच लिया है कि नहीं सुननी ये बात तो फिर कोई समझा नहीं सकता। नहीं सुनने वाले तो साइंस की भी नहीं सुनते। और मारने कूटने वालों ने तो जिन्होंने पृथ्वी गोल बताई है, वेस्ट के वैज्ञानिकों, उनको भी मारा कूटा गया है ना। जिस टाइम पे उन्होंने बताया ना कि फ्लैट अर्थ नहीं है, अर्थ एक गोले जैसी है, उनको भी मारा कूटा गया है। तो आयुर्वेद के बारे में भी मिथ है तो चलते रहते हैं, ये सोसाइटी का हिस्सा है। काफी ऐसे पुराने लोग हैं जिनकी अभी भी वही सोच है कि नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, हम घरेलू उपाय पहले करें। उपाय करो, बीमारी आपकी अधिक मात्रा में, और हम डॉक्टर के पास, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, किसी भी फील्ड के जो डॉक्टर्स हैं, ट्रस्ट आपके ऊपर है कि आपको कौन सी चिकित्सा पे भरोसा है। तो वो डॉक्टर के पास इतनी देर से पहुंचे आने के बाद, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा उस
मरीज पे। कोई भी हल्का रोग होता है, अगर समय पे इलाज नहीं होता है तो रोग बढ़ जाता है। जैसे हम देखे हैं सेलिब्रिटी में युवराज सिंह क्रिकेटर को टाइम पे कैंसर का पता लगा, इलाज हो गया, जीवित है। और हम सामान्य आदमी को देखे हैं, छोटे मोटे दर्द को इग्नोर करते हैं, 4th स्टेज में कैंसर का पता लगता है, डेथ हो जाती है। तो लापरवाही होती है। और सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, भले आयुर्वेद हो भले एलोपैथी हो। अगर आयुर्वेद में भी शास्त्र की समझ नहीं है तो इलाज गलत ही होता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि दही गलत है तो आधी सोसाइटी मानने को तैयार नहीं है, जबकि आयुर्वेद के टेक्स्ट से मैं प्रूव कर सकता हूँ कि दही गलत है, नहीं खाना चाहिए। और आयुर्वेद में तो स्पष्ट लिखा है, न नक्तम दधि भुंजित, अर्थात रात्रि में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम दही की सब्जियां बना खूब खाते हैं, दही को गर्म करना निषिद्ध है, जबकि दही को पका पका के सब्जियों में खाया जाता है। तो ये विरोध और पक्ष तो वही लेगा ना जिसको शास्त्र की समझ है। हम कोई मिथ या कोई रूमर्स के बेस पे तो नहीं चला सकते ना सोसाइटी को। तो जो घरेलू उपचार होते हैं ज़्यादातर वो काम नहीं करते हैं लोगों पे, काम करते भी हैं तो बहुत कम विषयों में। जैसे बुखार में धनिए की उकाली या सूंठ डाल के पी लिया, ठीक है, सोसाइटी में प्रचलित है और पीढ़ियों से चलता आ रहा है, हो गया। या सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में प्रचलित क्या चीज़ें हैं कि डिलीवरी के बाद औरतों को अजवाइन देना, सूंठ देना, तो वो ठीक है क्योंकि वो परंपरा से चलता आ रहा है। जो परंपरा से नहीं चलता आ रहा है, मनमर्जी से कोई, अब जैसे किसी ने बोल दिया कि चूना खाओ, कैल्शियम की कमी नहीं हाँ होगी, चूना, वो तो पान, कैल्शियम वो उस फॉर्म में है ही नहीं कि आपकी गट उसको डाइजेस्ट करे। और चूना जो है वो एक तरह का क्षार है, पेट में जाके अल्सर पैदा कर देगा। तो ये इस तरह से नहीं इलाज होता है। चूना खाना है, कैल्शियम की कमी है तो चूना नहीं खाया जाता है। चूना खा के अगर कैल्शियम की कमी पूरी होती तो बीकानेर वालों के कैल्शियम की कमी कभी होती नहीं, क्योंकि चूना सबसे ज्यादा वहां निकलता है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं इलाज होता है। आजकल एक इंस्टा पे जिसको देखो, जहाँ पे देखो, हर कोई जिम जा रहा है, मैं इतना था, मैंने इतना वजन कम किया, पर जैसे ही जिम छोड़ो वापस इंसान वैसा ही हो जाता तरीका है। गलत है ना। हाँ, तो मतलब आपके फील्ड के हिसाब से मोटापा कम करने का क्या तरीका देखो, होना जिम चाहिए, गए क्या तो उपाय? श्रम किया तो आपका फैट भी बर्न हो गया। ज्यादा अगर श्रम करोगे तो मसल्स भी बर्न हो जाएगी, है ना, अस्थि धातु का भी क्षय होने लगेगा। पर उतना अगर हम श्रम डेली लाइफ में करते हैं तो जिम जाने का फायदा नहीं। तो जिम छोड़ने के बाद अगर श्रम करना बंद करोगे, वेट वापस बढ़ जाएगा। तो वो वेट बढ़ने का तरीका आपने क्या अपनाया? ज्यादा कैलोरी बर्न करके, एक तो तरीका है। दूसरा तरीका कुछ सप्लीमेंट देके करते हैं कि खाना मत खाओ, तो आपने कैलोरी इंटेक नहीं की, कुछ खाया नहीं है, उस तरीके से वजन कम हुआ है, तो जिस दिन खाना खाओगे बढ़ जाएगा। या ज्यादा जला के कैलोरी वजन कम किया तो जिस दिन कैलोरी जलाना कम करोगे उस दिन वजन बढ़ जाएगा। तो मोटापा कंट्रोल करने का तरीका ये है कि मेद धातु की अग्नि को ठीक करके और उससे मज्जा आदि धातुएं, बाद वाली धातुएं भी बने, उसका प्रयास करना चाहिए। वो स्थायी इलाज है। मेद धातु में कौन कौन से ऐसे धातु आते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन मेद कर धातु दीजिए। मतलब फैट, सीधे शब्दों में। जैसे हम जो चीज खाना खा रहे हैं उसको बोलते हैं जो आहार द्रव्य का जब इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है और वो लीवर में जाके रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त हम जानते ही हैं, ब्लड। और फिर मांस धातु बनती है, मतलब मसल्स, फिर अस्थि धातु। आयुर्वेद का सिद्धांत ऐसे ही चलता है। अब कोई ये बोले कि ये नॉन साइंटिफिक है, तो अभी कई चीजें साइंस में खोजी जा रही है, पता भी नहीं है कि क्या चीजें और आने वाली है ना। जैसे जब ATM आया तो साइंस के लिए वो नई चीज थी, उससे पहले ATM का कोई बोलता तो भी गलत बोल देते हैं। या टेलीकम्युनिकेशन हो रहा अभी फोन पे, अगर आज से 20 साल 25 साल पहले भी ये चीजें बड़ी ऐसे मामले थे कि पता नहीं दूर से कैसे बात हो सकती, नहीं मानते थे हम, पर अब मानने लगे। तो ये रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद। मेद मतलब क्या होता है? फैट जमा हो रहा है शरीर में, मोटा मोटी देखें तो। और फैट को पचाने वाला जो तंत्र है हमारा वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसको अग्निमांद्य बोलते हैं, मेद धातु की अग्निमांद्य। तो बाद वाली धातुएं नहीं बनती, अस्थि धातु। जैसे जो भी मोटा व्यक्ति होगा उनके बॉन्ड डेंसिटी लो होगी, उसके स्पर्म काउंट लो होगा, इसका मतलब क्या? बाद वाली धातुएं नहीं बन रही है, या उनकी आईसाइट भी वीक होने लगेगी मोटापे वाले की। तो इसका मतलब आयुर्वेद का सिद्धांत तो लग रहा है, वही चीज है, चाहे अभी मानो चाहे बाद में मानो, बट मानना सिद्धांत लग जरूर रहा है। पड़ेगा। जैसे हम ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को मोटापा है तो उसकी हड्डियां कमजोर होगी। अब आप जाके बॉन्ड डेंसिटी चेक करवा लो, अगर हम गलत हैं तो प्रूव हो जाएगा, नहीं गलत है तो ठीक है। हमारा तो सिद्धांत यही है। वही बात है। इसी के साथ मैंने आज के टाइम में बहुत से लोगों को, जैसे नॉर्मली फीवर आ गया, कुछ भी हुआ, ऐसे ही हमने नॉर्मल डेली रूटीन की दवाइयां लेनी शुरू की, बट फीवर आ रहा है, डॉक्टर के पास नहीं गए, देरी से गए, फिर वापस
15-10 दिन बाद वापस वही दिक्कत, वही परेशानी। इस बीच जो आम इंसान है वो दवाइयों का सेवन अधिक मात्रा में करता है, 2 टाइम 3 टाइम। तो ये दवाइयां अधिक मात्रा में लेने से ये शरीर की इनर पार्ट में क्या इफेक्ट करता है? देखो, भारत में एक बहुत बड़ा कंसर्न है सरकारों को भी, और जो भी व्यवस्थापक है उनको सावधान होना चाहिए ड्रग अब्यूज का। जो आपने बताया ना, ड्रग अब्यूज मतलब गलत तरीके से दवा लेना, या गलत दवा लेना, या मेडिकल काउंटर से डायरेक्ट खरीद लेना बिना प्रिस्क्रिप्शन के, या फिर स्टेरॉइडल ड्रग जो है झोला छाप लोग दे देते हैं। कई हमारे आयुर्वेद वाले भाई बंधु हैं, वो भी सुइयां हाथ में लेके स्टेरॉइड में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। तो ये ड्रग अब्यूज वाला सिस्टम हटना चाहिए, और इसके लिए सरकार दोषी है पूरी तरह से। सरकार की जिम्मेदारी है कि पब्लिक के हाथ में गलत दवाइयां ना जाएं। तो ड्रग अब्यूज जो हो रहा है उसमें गवर्नमेंट अगर एक एक सिम कार्ड को ट्रैक कर सकती है कि कौन सा सिम कार्ड किसके पास, किसके फोन में, कौन सी लोकेशन में है, तो ड्रग्स को क्यों नहीं ट्रैक कर सकते आप? कौन से बैच की दवा है, किस मेडिकल पे बिकी है, किसके प्रिस्क्रिप्शन पे बिकी है, इसका कराओ ना आप, आधार लिंक करो, पता लग जाएगा। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं, आप इतनी भयंकर दवाइयां पब्लिक को दे रहे हो जो किडनी खराब कर सकती है, जो लीवर को खराब कर सकती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दी जानी चाहिए। जबकि घातक से घातक दवाइयां बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है। अब कोई बोलता है कि नार्कोटिक ड्रग्स नहीं मिलती है, कोई बोलता है नार्कोटिक चीजें नहीं मिलती है, तो ये कहने को ठीक लगता है कि नहीं मिलती है, बाकी हम सच्चाई जानते हैं। सब चीजें मिलती है और सबका अब्यूज हो रहा है, सब चीजें गलत तरीके से ली जा रही है। तो ये तो सरकार को नियंत्रण करना पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में दवाई लेने से नहीं लेनी चाहिए जी, नहीं लेनी चाहिए। लीवर और दूसरे पार्ट भी जो इफेक्ट करते हैं वो सब चीज होती है। तो पर अभी जैसे आपने थोड़े टाइम पहले बोला कि हमारा पाचन तंत्र मजबूत होना चाहिए, वही चीज है। तो हर बीमारी क्या पेट से ही शुरू होती है? आयुर्वेद में तो बहुत क्लियर लिखा है टेक्स्ट, रोगा सर्वेपि जायन्ते मंदाग्नो, मंदाग्नि से सभी तरह के रोग होते हैं। तो हर बीमारियां ना भी बोले हम, कई बीमारी तो पैर पे कुल्हाड़ी लगी, चोट लगी तो उससे भी हो जाती है, तो वो पेट का नहीं है। कोई आगंतुक रोग होते हैं, आगंतुक रोग मतलब चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, वो भी होते हैं। कई रोग दोषज होते हैं, शरीर में दोष का प्रकोप हुआ, तो वो मंदाग्नि से होते हैं ज्यादातर। जिंदगी का कोई ऐसा चौंकाने वाला पार्ट जो जब आपने डॉक्टर की जो स्टडी स्टार्ट की उसके बीच कोई ऐसा चौंकाने वाला, कोई ऐसा पल जो आपको यादगार है आज भी? सब सही चल रहा है, और मुझे लग रहा था कि मारवाड़ में आयुर्वेद इतना नहीं चलेगा, मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं चलेगी, और मारवाड़ के लोगों ने बहुत जोरदार रिस्पांस दिया। इवन मेरे होम सिटी फलोदी ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आयुर्वेद में। जिन लोगों ने शुरू करा है उसमें से एक जने की मृत्यु भी हो गई है, और उनका ये ड्रीम था कि फलोदी में आयुर्वेद चलेगा, और चलेगा, चल रहा है। और इवन जो एलोपैथी के सफल डॉक्टर है उनके पैरेलल नाम आ रहा है, तो अच्छी बात है। ये सबसे शॉकिंग है ही। जैसे अभी आपका प्रश्न भी था कि आयुर्वेद को वेटेज कम देते हैं, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगा है। मेरे पास जो आते हैं वो भरपूर वेटेज देते हैं, और सब चीज़ों को तो सब वेटेज देते भी नहीं है। कहीं पे अमृत भी पड़ा है तो राक्षसों ने वेटेज नहीं दिया, देवताओं ने वेटेज दिया है, वो तो अपने ऊपर है। ये जो जैसे आपने आयुर्वेदिक में स्टडी करने का, पढ़ाई करने का जो सोचा है आपने, ये आपने कब सोचा? बचपन से आपका ड्रीम था या कोई? मेरे पिताजी वैद्यक का काम देखते थे, और पिताजी मेरे आयुर्वेद कॉलेज में एडमिशन हुआ, उस समय वो फी नहीं पे कर पाने के कारण उनको स्किप करना पड़ा। परशुरामपुरिया कॉलेज था सीकर में, फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ था, फी पे नहीं कर पाए, उन्होंने स्किप किया। उसके बाद मेरे पिताजी के माइंड में था कि मेरा बेटा है वो डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैं प्री मेडिकल का मेरा था, MBBS का। पिताजी चाहते थे कि वैद्य बन जाए, तो ठीक है, मैंने तैयारी भी की। उस दौरान मेरा आयुर्वेद में सिलेक्शन हो गया, तो आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया। शुरू में ऐसे लगता था मुझे भी, जैसे बाकी लोगों को लगता है कि आयुर्वेद काम नहीं करता है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था। पर मेरे कोई ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके कारण मेरी आयुर्वेद में भयंकर श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसके बाद मैंने कभी मुड़ के देखा नहीं, केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, और आयुर्वेद से अब मुझे परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कोई शॉकिंग इंसिडेंट, तो वो यही है कि मेरी आयुर्वेद में श्रद्धा उत्पन्न होना, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी रहा हूँ। साइंस को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखने वाला व्यक्ति था मैं, जो आयुर्वेद और शास्त्र में आस्थावान हुआ। इससे बड़ा चमत्कार भी कुछ नहीं हो सकता। जब आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, एज नाम के आगे डॉक्टर लगा, उसके बाद आपने जब पहला जो मरीज कहते हैं ना उसको देखा, तब क्या फील हुआ आपके मन में? मरीज देखने की प्रक्रिया हमारी पढ़ाई के दौरान शुरू हो जाती है। फाइनल ईयर में हमारे क्लिनिकल सब्जेक्ट आ जाते हैं, तब हम अपने गुरु के देखरेख में हमारे गुरु पेशेंट देखते हैं, हम उनसे ऑब्जर्व करते हैं।
उसके बाद हमारी इंटर्नशिप शुरू होती है, हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है। तो 6 महीने आयुर्वेद की इंटर्नशिप होती है, 6 महीने एलोपैथी की। वहाँ भी हमने पेशेंट देखे, वो दूसरे डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में देखे। तो परंपरा भी यही है, हमारे कोई भी मेडिकल साइंस की स्टडी होती है उसमें पहले सीनियर के ऑब्जर्वेशन में पेशेंट देखने होते हैं स्टडी करने के लिए। तो कभी शॉकिंग नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि अभ्यास हो चुका था। पेशेंट कैसे देखना है, क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या जवाब आने की संभावना है ना। जैसे घुटना दर्द कर रहा है तो घुटना दर्द कब ज़्यादा करता है, उसके क्वेश्चन में ही मोस्टली पता लग जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कि गाउट है, कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये चीज़ें समझ में आ जाती क्रॉस क्वेश्चन से भी। फिर लैब करवाते हैं तो कंफर्मेशन हो जाता है, लैब नहीं करवाते हैं तो भी पेशेंट सही होते हैं। नाड़ी देखते हैं तो भी आइडिया लग जाता है, वायु की वृद्धि है तो, और घुटना दर्द कर रहा है मतलब घुटने के जॉइंट जो है उसमें फ्लूइड कम हो गया है। अगर कफ की नाड़ी आ रही, घुटना दुख रहा है मतलब गठिया है। पित्त की नाड़ी आ रही, घुटना दुख रहा है, इसका मतलब गाउट है। वही चीज है, जैसे आपने अभी बताया कि हमने सीनियर्स के अंडर में हमारा जो प्रोसेस है वो हमने शुरू किया। इसी के साथ आपके पास सबसे ज्यादा किस बीमारी के मरीज आए होंगे? मनोवह स्रोतस के। मैं ये सोच के अपनी प्रैक्टिस शुरू किया था, पर सबसे ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं बोन एंड जॉइंट के, क्योंकि मारवाड़ है। वही अगेन बात है, घी खाना छोड़ दिया है, रूखा सूखा खा रहे हैं। और बोन एंड जॉइंट के पेशेंट आ रहे हैं या पेट के पेशेंट आ रहे हैं। अगर 10 पेशेंट आएंगे तो 3 बोन एंड जॉइंट के आएंगे, 3 पेट के आएंगे, 6 तो यही हो जाएंगे, 4 में बाकी सब है। अच्छा, 4 में बाकी सब है। तो ये जो आपका डिवाइडेशन हो गया पेशेंट का, तो ये देख के आपको कैसा लगा कि मैंने क्या सोचा और क्या हुआ? लगा तो ऐसा कि मैं ये नहीं सोच रहा था कि कभी मारवाड़ में ऐसा आएगा कि मारवाड़ के लोग कोई बोलेगा कि घी हानि करता है, घी नुकसान करता है तो नहीं खाना है। तो ये शॉकिंग है चीज़ है कि इतना पैटर्न चेंज हो गया खाने पीने का। और मनोवह स्रोतस का जो मेरा था कि मैं मनोवह स्रोतस अर्थात ब्रेन के रोगों के इलाज में मैं प्रैक्टिस करूँगा, वो मेरा अभी नहीं पूरा हुआ, ड्रीम जो था। और बोन एंड जॉइंट में अच्छे आयुर्वेद से रिजल्ट आते हैं, इस बात से लेके प्रसन्नता भी है। और गट के रोगों में तो खैर आयुर्वेद ही एकमात्र इलाज भी है। गट के रोग और किसी पैथी में मेरे हिसाब से इतने आसानी से ठीक नहीं होते जितने आयुर्वेद में हो सकते हैं।